एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि हम 12 दिन में 12 महीने के करंट अफेयर कवर करेंगे और ये सीरीज आज से ही शुरू होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, एक दिन में एक महीना कवर हो रहा है। जैसे आज हम कंप्लीट जून मंथली डिस्कस कर लेंगे, कल हम मई मंथली 2026 डिस्कस करेंगे और ये सीरीज डेली जारी रहेगी शाम में 4 बजे। इसके अलावा जो आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है शाम में, ये जारी रहेगी, जिसकी टाइमिंग 7 बजे ये फिक्स की गई है, जिसमें ऑलरेडी हम 2027 की और 2011 की जनगणना डिस्कस कर चुके हैं। इसमें दूसरा टॉपिक हम बिहार की अपॉइंटमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका तीसरा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं शाम 7 बजे, तो इससे भी जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट 15 दिन आपके लिए बहुत प्रीसियस रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक साल के करंट अफेयर ये तो आपको मिलेंगे ही, टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित होंगे। इससे डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जून महीने का करंट अफेयर। सबसे पहला सवाल, हाल ही में यानी कि जून के महीने में आयोजित बहुराष्ट्रीय का मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये जो मल्टीनेशनल संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम प्रगति है, इसका जो पहला एडिशन आयोजित किया गया, इसका आयोजन किया गया था उमरोई मिलिट्री स्टेशन, मेघालय में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अभी एक्सरसाइज पहली बार ही आयोजित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेंशन भी है कि ये इस अभ्यास का मेडल एडिशन यानी कि पहला एडिशन था। प्रगति की फुल फॉर्म बनती है पार्टनरशिप of regional armies for growth and transformational in the Indian Ocean region। इसे आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, ये हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन के साथी देशों के बीच आपसी सैन्य तालमेल और रणनीतिक भरोसे को गहराई रूप से मजबूत करना है। वैसे मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर अलग से पढ़ा ही रही हूं, लेकिन यहां पर एक नजर डालते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास की तरफ, जो भारत के अन्य कंट्रीज के साथ होती हैं। यदि आप देखें तो शिन्यू, मैत्री, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और जिमेक्स, ये चारों एक्सरसाइज भारत की जापान के साथ हैं। शक्ति, वरुण, गरुड़, फ्रिंजेक्स, ये चारों एक्सरसाइज भारत की फ्रांस के साथ। सिलेनेक्स, समुद्र शक्ति, तो सिलेनेक्स है श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, बोंगो सागर और एक और रिलेट करें संप्रति, ये बांग्लादेश के साथ है। मित्र शक्ति सिलेनेक्स दोनों श्रीलंका के साथ है। अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ है। विनबेक्स वियतनाम के साथ, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ। डेजर्ट साइक्लोन 2 है यूएई के साथ। भारत, श्रीलंका, मालदीव, इन तीनों के बीच दोस्ती अभ्यास का समापन रिसेंटली किया गया। साइक्लोन 4 अभ्यास भारत की इजिप्ट के साथ है। डस्टलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ। और फिर भारत किर्गिस्तान के बीच रिसेंटली कंजर अभ्यास का 13वां एडिशन आयोजित किया गया। मैत्री अभ्यास थाईलैंड के साथ, खान क्वेस्ट मंगोलिया में आयोजित किया गया। मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच होने वाली एक्सरसाइज है जो गुआम में संपन्न हुई। क्वाड कंट्रीज में जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और भारत भी क्वाड का पार्ट है। इंदिरा अभ्यास भारत रशिया के बीच। टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ। युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ। वज्र प्रहार भी अमेरिका के साथ। सिनबेक्स है कंबोडिया के साथ। देखिए सिनबेक्स CIN लिखा हुआ है, यदि इसे मैं SINBAX करती सिनबेक्स, तब ये सिंगापुर के साथ होता। वरुण अभ्यास रिसेंटली संपन्न हुआ भारत का फ्रांस के साथ। एक और एडिशनल जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ये जो जून महीने का करंट अफेयर है, इसमें हम सिर्फ 80 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एकदम स्टार लगे हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम जून महीने में तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराए थे, तो सिर्फ 80 ही क्यों? अब आप ये समझिए, इस 80 में कम से कम 25 क्वेश्चंस आपके और ऐड कर लीजिए डेज एंड थीम के। तो डेज एंड थीम ये तो मैं आपको टॉपिक वाइज में कवर कराऊंगी, तो यहां से मैंने ये रिमूव कर दिया है। इसे आप ऐड करते तो 105 क्वेश्चंस होते। फिर जून महीने में कम से कम 25 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने आपको पढ़ाई है, वो भी आज की इस क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या है मैं डिस्कस कर लिया, वरना ये 130 जाता। यहां से मैंने अवार्ड वाले भी कम से कम 20 क्वेश्चंस रिमूव कर दिए हैं और अवार्ड वाला टॉपिक आपको अलग से कवर कराया जा रहा है, वरना ये 150 होता। आप ये समझिए, इस मंथली करंट अफेयर सीरीज से जो टॉपिक वाइज चीजें मैंने निकाली है, वो मैं आपको शाम 7 बजे की क्लास में पढ़ाऊंगी। इसमें आपका इंडेक्स एंड रैंकिंग, इवेंट्स एंड समिट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
जितना भी है डेज एंड थीम भी इसमें ऐड कर लीजिए। टॉपिक वाइज अलग चलेगा और ऐसे क्वेश्चन जो मैं टॉपिक वाइज में ऐड नहीं कर सकती थी केवल वो इस मंथली सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। तो इन 2 वीडियो के माध्यम से पैरेलली आपकी चीजें कवर होते जाएंगी। तो मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि 12 दिनों में 12 वीडियो देख करके आपका काम चल जाएगा। जो टॉपिक वाइज चीजें रह जा रही हैं शाम में 7 बजे वो भी क्लास आप बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। तो दोनों साथ में कवर हो जाएगा। सवाल दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चलाए गए जो एसआईआर अभियान है इसे वैध माना है। क्वेश्चन में एसआईआर की फुल फॉर्म पूछी जा रही है जो कि है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरी तरीके से संवैधानिक और वैध ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मल्ला बागची की पीठ ने 27 मई 2026 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। फिर इसके बाद हम बात करें निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। रिट जारी करने का अधिकार है इसे आर्टिकल 32 में। सीजीआई को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। देश के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम हीरालाल जे कानिया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, बाद में सीजीआई भी रहे। वर्तमान में देश के मुख्य न्यायाधीश 53rd नंबर के जस्टिस सूर्यकांत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एसआईआर वाला क्वेश्चन बताया है सेम यहाँ से मेंशन है। न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख तकनीकी पहल वन केस वन डेटा और सुसहाय लॉन्च किया। भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टार बार काउंसिल में महिलाओं को 30% का रिजर्वेशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो हिल स्टेशन है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हाथ रिक्शा पर बैन लगाया और यहाँ ई रिक्शा को अलाउ किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह है। इसने जो 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किए थे इसका नाम फास्टर और सुपेस है। तिब्बती निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन इसके प्रधानमंत्री के पद की शपथ किसने ली है? तो दोबारा से जो पेनपा सेरिंग है ये तिब्बती निर्वासित सरकार यानी कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिए हैं। शपथ ग्रहण समारोह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। ये जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है ये है क्या? देखिए इसकी स्थापना 1959 में की गई। तिब्बती विद्रोह के दमन के बाद दलाई लामा जब ये भारत आ गए थे, इनके भारत आने के बाद सीटीए की स्थापना की गई और वर्ष 2011 में दलाई लामा ने अपनी राजनयिक शक्तियां और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्था को सौंपी और इसी के तहत जो नए प्रधानमंत्री चुने गए इनका नाम यहाँ पर पेनपा सेरिंग है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को सिकियोंग भी कहा जाता है। सवाल चौथा है, किस राज्य की पुलिस को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से नवाजा गया? तो सिक्किम पुलिस को रिसेंटली सम्मानित किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने और गंगटोक में आयोजित एक भव्य समारोह में ये उपलब्धि हासिल करने वाला सिक्किम जो है ये देश का 15वां और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना। 5वां सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर में मैं स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। आईपीएल 2026 का अभी समापन हुआ जिसमें इसका जो 19वां एडिशन था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 5 विकेट से जीत लिया है गुजरात टाइटंस को हरा करके। इसका फाइनल खेला गया दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और आरसीबी ने लास्ट ईयर भी चैंपियनशिप जीती थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्राइज रहे जैसे कि सबसे ज्यादा रन बना करके जो वैभव सूर्यवंशी है इन्होंने ऑरेंज कैप जीता है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे 776 पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बनाए हैं। इन्हें अन्य अवार्ड मिले हैं जैसे कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और एंजल वन सुपर 6 ऑफ द सीजन। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है आईपीएल में, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। तो कगिसो रबाडा 29 विकेट्स के साथ इसमें पर्पल कैप जीते हैं। फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स के नाम रहा। यहाँ पर महिलाओं का भी आईपीएल लगी हाथ बता देती हूँ। देखिए महिलाओं के आईपीएल की जो शुरुआत की गई थी 2023 में, 2024, 2025, 2026 अभी तक मान लीजिए 4 एडिशन खेले गए। तो पहला एडिशन और तीसरा एडिशन मुंबई इंडियंस ने जीता, दूसरा एडिशन और रिसेंट का जो चौथा एडिशन है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम रहा है। सवाल 6वां है, किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह बन गए हैं। अपॉइंटमेंट वाली वीडियो में संडे की क्लास में मैंने कवर कराया है।
तो राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने समीर कामत को रिप्लेस किया है। डीआरडीओ का फॉर्मेशन ईयर 1958 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपको सभी वीडियोस मिलेंगे कहां पर, तो मैं एक प्ले लिस्ट बना दी हूँ। जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर चल रहा है ना, उसकी प्ले लिस्ट है 15 डेज 15 टॉपिक के नाम से। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, मिल जाएगा। और ये वाली जो प्ले लिस्ट है, ये मैं बना देती हूँ 12 डे 12 मंथ करंट अफेयर, तो आपको इजिली मिल पाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो जापान ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाया है। जापान के बाद हालांकि नेपाल ने भी भारतीय आमों को नकारा था। तो ये कदम लगभग 20 वर्ष के बाद उठाया गया, जिसमें भारत के आम निर्यात को बड़ा झटका लगा है। कुछ सुरक्षा मानक में दिक्कत होने के कारण जापान ने यह डिनाई किया। जापान फलों में फ्रूट फ्लाई जैसे कीड़ों और उनके लार्वा को लेकर के बहुत ही सख्त है और अपने कृषि स्वास्थ्य मानकों के आधार पर ही इंपोर्ट को अनुमति देता है। तो इसमें भारत में कुछ आम की किस्में हैं, जैसे कि अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय किस्में प्रभावित हुई हैं। 8वां सवाल है, 31 मई 2026 को देश के तीसरे सीडीएस का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर इसका एनएस राजा सुब्रमण्यम हो जाएगा। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले थे विपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ। दूसरे अनिल चौहान थे और अब तीसरे का पदभार एनएस राजा सुब्रमण्यम के हाथ आया है। हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेपा जो है, ये भारत और किस देश के बीच लागू हुआ? तो 1 जून 2026 को ये जो सेपा एग्रीमेंट है, भारत और ओमान के बीच में लागू हो गया है। 1 जून 2026 से ये प्रभावी है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारतीय एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो भारतीय निर्यातक हैं, इन्हें खाड़ी क्षेत्र के बाजारों में मजबूत पहुंच मिलेगी, जिसमें कई उत्पादों को तत्काल शुल्क मुक्त प्रवेश प्राप्त हुआ है। सेपा से जुड़ी कुछ बातें हैं। लागू हुआ 1 जून 2026 से। इसमें मुख्य लाभ जो सी फूड्स हैं, समुद्री उत्पाद हैं, जो कपड़े हैं, रत्न आभूषण, ऑटोमोबाइल सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अब इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की भी हम बात करें तो ये जो समझौता है, ये भारत को पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाने में हेल्प करेगा। 10वां सवाल है, सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी? मतलब जीता तो 2026 में है, क्वेश्चन ये है सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी, तो ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की हो जाएगी। इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद फिक्री की जोड़ी को हराया है। अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो करंट अफेयर पढ़ने के लिए मतलब या तो मंथली कंपाइलेशन का वेट करते हैं या जो जॉब पर हैं, नोट्स नहीं बना पाते, उनके लिए मैं हर महीने लॉन्च करती हूँ मंथली ई बुक। जून महीने की लॉन्च की गई, सेम हर महीने की ई बुक आपको मिल जाएगी मेरे एप्लीकेशन से। 250 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मात्र 21 इसका प्राइस रखा गया है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से। 11वां सवाल है, हाल ही में चर्चे में रहा ब्यूफोर्ट किला, ये किस देश में स्थित है जिस पर इजराइल ने कब्जा किया है? तो ये लेबनान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी संघर्ष के दौरान दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक रूप से स्थित ये जो 900 साल पुराना ऐतिहासिक किला है और आसपास की पहाड़ियों पर हाल ही में कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये चर्चे में आया। इसके पहले इजरायली सेना ने इसी किले पर 1982 में कब्जा किया था, लेकिन बाद में जो समझौता हुआ इसके तहत इसे सन 2000 में लेबनान को लौटा दिया गया था और इजरायली सैनिक वापस चले गए थे। लेकिन अभी इस पर फिर से हमला हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये लेबनान है, जो कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता हुआ देश है। कैपिटल बेरूत, करेंसी पाउंड, अरबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे मेडिटेरियन सी से सीमा साझी करने वाले देशों में आप तुर्की देख पा रहे हैं, साइप्रस तो इसके बीचों बीच है ही, फिर यहाँ पर सीरिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, इजराइल, इजिप्ट। याद रखिए जॉर्डन जो है ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता। एक एग्जाम में 4 ऑप्शन देकर के पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती, और ऑप्शन में इसने जॉर्डन भी दिया था, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। 12वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की शपथ के बाद यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 37। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 33+1 का फॉर्मूला चलता था। 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। मतलब एक पद भी वैसे खाली है। देखिए
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत जो शक्तियां प्राप्त है, इसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नाम मेंशन है यहाँ पर, शीलू नाग चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, फिर अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी सुब्रमण्यम मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर के 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे ही दी थी और इसी के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है 33 से बढ़ाकर के 37 की गई। अभी 5 जजों की नियुक्ति को तो मंजूरी मिली है, लेकिन फिलहाल एक पद खाली है, ये भरेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सांग्री-ला डायलॉग से रिलेटेड है, जो अभी रिसेंटली संपन्न हुआ। इस दौरान भारत द्वारा वियतनाम को एक्सपोर्ट की जा रही जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। पहला तो यह है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें तेज गति के लिए लिक्विड फ्यूल्ड रेजमेट इंजन का उपयोग होता है। MTCR के अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इसके एक्सपोर्ट वर्जन की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक सीमित रखी गई है और वियतनाम इस प्रणाली को मुख्य रूप से अपनी सबमरीन से चलाने के लिए खरीद रहा है। तो देखिए, पहला और दूसरा पॉइंट तो सही है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो वियतनाम को ब्रह्मोस चाहिए क्यों? वियतनाम इसे सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अपने Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स को और भी ताकतवर बनाने, साथ ही समंदर में अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए खरीद रहा है। इस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए समझौता करने वाला पहला देश फिलीपींस है, दूसरा वियतनाम, तीसरा ये मैं जुलाई महीने में पढ़ाऊंगी कि तीसरा एग्रीमेंट भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गए हुए थे। मैं आपसे फिर से बता देना चाहती हूँ, वीडियो को आप जरूर देख रहे हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच में कोई भी स्टूडेंट ये कमेंट ना करे कि मैम क्वेश्चंस बहुत कम हैं। क्वेश्चन आपको 200 प्लस पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो डिवाइडेड है, कुछ यहाँ पर और टॉपिक वाइज में तो समझ लीजिए सारा कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी पार्ट वाइज यदि आप पढ़ेंगे तो। बस दिन में आपको 2 वीडियो देखने हैं, काम आपका हो जाएगा। और डेली करंट अफेयर की जो क्लास आती है सुबह 4 बजे, इसका शेड्यूल तो आपको मालूम ही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक व्यापकता किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली जारी किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 2024-25 के आंकड़े हैं। स्टार लगा लीजिए क्योंकि इन आंकड़ों से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे अधिक कुपोषण मध्य प्रदेश में बताया गया है। सर्वेक्षण में राज्य में बौनापन, यानी कि व्यक्ति की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, दुर्बलता और कम वजन वाले बच्चों का उच्च स्तर दर्ज किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पूरे भारत में जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण और मातृ शिशु स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर डेटा प्रदान करता है। मध्य प्रदेश के भी हम डिस्कशन करें तो ये भारत का टाइगर स्टेट और भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत के नक्शे में बीचों बीच स्थित है। ये जिन भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या हो जाएगी 11। कुछ करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों और सेवाओं से 2 बच्चे वाली जो या 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला जो नियम था, ये हटाने का फैसला किया है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जिसकी क्षमता 600 मेगावाट की ही शुरू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर शुरू हुआ है। भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया मध्य प्रदेश ने। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी है। 2025 दिसंबर में ये नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के भैसोला गांव में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया। देखिए, शिलान्यास यानी कि बनने का उद्घाटन किया, लेकिन बन करके पहला तैयार हुआ है वारंगल तेलंगाना में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा दोनों में, क्योंकि 7 राज्यों के 7 शहर में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज बन रहा है और पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। ये तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जब इसने GCC पॉलिसी पेश करी थी। ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक इसे चुना गया। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव है। पहली सोलर सिटी सांची हो जाएगी।
15वें नंबर का सवाल है, अर्थ प्राइज 2026 से 3 भारतीय छात्रों को सम्मानित किया गया है प्लास्टिक विकसित करने के लिए। प्लास्टिक नहीं कह रही हूं, अभी प्लास्टिक है क्या, इस इनोवेशन का मेन पर्पस क्या है? तो ये पानी से जो माइक्रो प्लास्टिक है यानी कि सूक्ष्म प्लास्टिक, इसे हटाने की ये तकनीक है जिसे 3 भारतीय छात्रों ने विकसित किया है, विवान छारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, और इसी के लिए इन्हें अर्थ प्राइज भी दिया गया है। इनके इनोवेशन के माध्यम से पानी से माइक्रो प्लास्टिक को हटाया जा सकेगा। ये जो अर्थ प्राइज है जो इन 3 भारतीय छात्रों को मिला है, तो अर्थ प्राइज के वैश्विक विजेता के रूप में नामित होने वाली ये पहली भारतीय टीम भी बनी थी। 16वां सवाल है, सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से ओमान के किन पोर्ट्स का इस्तेमाल भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए रणनीतिक रूप से कर सकता है? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सलाला, डुकम और सोहर। सबसे पहले लोकेशन देखिए, एशिया के मैप में आपको ओमान नजर आ रहा है। ये अरब प्रायद्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है और यहीं पर आपको ओमान की लोकेशन देखने को मिलती है। यहां पर डुकम, सलाला और यहां पर एक और कौन सा है, डुकम, सलाला, सोहर। ये सोहर, इस तीनों पोर्ट का इस्तेमाल भारत कर सकेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए। ये समझौता सेपा के तहत किया गया, और सेपा है क्या, 1 जून से जो लागू किया गया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इससे समझौते का सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि भारत का 99.38% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को ओमान के बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल सकेगी, यानी कि बिना टैक्स के। अब सेपा और एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या अंतर है? एफटीए का दायरा ना बहुत लिमिटेड होता है, इसमें सिर्फ सामानों यानी कि गुड्स पर कस्टम ड्यूटी कम की जाती है। लेकिन ये जो सेपा है, सेपा का दायरा बहुत ही गहरा और ये बड़ा समझौता है। इसमें सामान के साथ साथ सर्विस सेक्टर, विदेशी निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं और सरकारी खरीद जैसे संवेदनशील विषय भी शामिल होते हैं। पूछा जाए कि 1 जून 2026 को भारत और किस देश के बीच सेपा एग्रीमेंट लागू हुआ है, तो ओमान आपको 1 लाइनर में आंसर मालूम होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत और किस देश के बीच है, जिसके राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान इसे मिलकर समय पर पूरा करने पर सहमति जताई है? आंसर इसका म्यांमार हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करें। अभी क्या हुआ था कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग ये भारत के दौरे पर आए हुए थे, तो भारत और म्यांमार के बीच ये समझौता है। जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना है, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता पोर्ट को म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है इससे कनेक्ट करते हुए मिजोरम तक पहुंचाने का एक ऑप्शन है। ये परियोजना वैसे 2008 में शुरू की गई थी, लगभग 18 साल पहले। कंप्लीट तो हो जाना था 2014 में, लेकिन यह अभी भी कई बाधाओं का सामना कर रही है, तो इसे समय पर कंप्लीट कराया जाए, इसी के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। यदि आप मैप के थ्रू देखें तो पश्चिम बंगाल का शहर है कोलकाता और म्यांमार का यहाँ पर सितवे पोर्ट है। अभी पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है मिजोरम जाने के लिए यहाँ पर हम चिकन नेक का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा पतला सा कॉरिडोर है, एकमात्र ऑप्शन है। यदि चिकन कॉरिडोर ना हो तो भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही संपर्क टूट जाए, है ना। तो इसी के एक ऑप्शन के रूप में यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की परियोजना है भारत म्यांमार की। म्यांमार को यदि आप देखिए इंडिया के मैप में ना, तो ये भारत का पड़ोसी तो है ही, 4 भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत म्यांमार के बीच में अराकान युमा पर्वत है, और यदि पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी भारत म्यांमार के बीच में, तो ये विक्टोरिया ही हो जाएगी। अराकान युमा की सर्वोच्च चोटी है जो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। खलीलुर रहमान ये किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वैसे तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और ये सितंबर 2026 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इन्होंने मुकाबले में साइप्रस के जो उम्मीदवार हैं एंड्रियास काकोरिस को हराया है। रहमान को 99 वोट मिले हैं, जबकि
कापुरिस को यहाँ पर 91 वोट मिले। इनका कार्यकाल अभी शुरू होगा 2 महीने बाद और ऐसा दूसरी बार है जब बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष का पद मिला है। वैसे ये 1986, 1987 में ये पद संभाल चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है जिसका अभी तो 80 सत्र चल रहा है और 80वें सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं जर्मनी की एनालेना ब्यारबाख। किस संगठन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यहां पर यह संगठन हो जाएगा ऑकुस। अब ऑकुस है क्या, किन देशों का ये समूह है? तो यहां पर ये मैंने मेंशन कर रखा है। देखिए, ए फॉर यहां से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूके मतलब ब्रिटेन, और यूएस यानी कि अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, इन 3 देशों का एक संयुक्त रक्षा साझेदारी है इस गठबंधन में। तो इस परियोजना की जो आधिकारिक घोषणा है ये सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला संवाद के दौरान हुई है। इसका जो मेन पर्पस है, इस उन्नत अंडर वाटर ड्रोन्स का मुख्य कार्य समुद्र के भीतर बिछे संचार केबलों की जासूसी से रक्षा करना है, निगरानी करना है और दुश्मन के खतरों का पता लगाना है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सैन्य अभियानों में स्ट्राइक करना है। तो अभी हाल ही में इसी ऑकुस संगठन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला सवाल है, दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार भूल जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो ये आपको रिलेट करना है आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार भूल जाने का अधिकार जो है ये, इसे आप राइट टू बी फॉरगॉटन कह सकते हैं। तो ये आर्टिकल 21 के तहत एक निजता का मौलिक हिस्सा है। मतलब कि इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में बरी हो चुका है, उसका मान लीजिए पहले केस चलता था और उस मामले से वह बरी हो चुका है, या फिर उसका पुराना कानूनी विवाद जो था ये खत्म हो गया है, तो वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन और कानूनी वेबसाइट से अपने नाम, अपनी पहचान या जो भी उसकी व्यक्तिगत जानकारी है इसे हटाने के लिए या छिपाने की मांग कर सकता है। यही इसके निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 21 के तहत। सवाल 21 है, देश में संतुलित उर्वरक उपयोग और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के पर्पज से कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा खेत बचाओ अभियान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अत्यधिक यूरिया उपयोग को कम करने, साथ ही वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जून 2026 में यह अभियान शुरू किया जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत डिपिट ने थोक मूल्य सूचकांक, जिसे आप होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, इसका जो ईयर था 2011-12, इसे बढ़ा करके क्या किया है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है डिपिट, इसकी क्या फुल फॉर्म बनती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो थोक मूल्य सूचकांक जो 2011-12 था, इसे अब चेंज करके 2022-23 किया गया, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इसे ऑफिशियली मंजूरी दी है। तो डिपिट ने थोक मूल्य सूचकांक का जो ईयर है 2022-23 निर्धारित किया है। सबसे पहली बात, ये WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, या इसे ही आप हिंदी में कह सकते हैं थोक मूल्य सूचकांक। ये होता क्या है ये समझ लीजिए। थोक मूल्य सूचकांक कहने का मतलब है एक ऐसा पैमाना जो थोक बाजार में बिकने वाली सामानों की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। मतलब ये आम जनता के स्तर पर पहुंचने से पहले ही बता देता है कि बाजार में थोक स्तर पर चीजें कितनी महंगी हुई हैं या फिर कितनी सस्ती हुई हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इतिहास है, इसके आंकड़े दूसरे विश्व युद्ध के समय से आ रहे हैं। आजादी से पहले भारत सरकार के जो पहले आर्थिक सलाहकार थे सर थियोडोर E.G. ग्रेगरी, इन्होंने 1939 को बेस ईयर मान करके पहली सीरीज शुरू करी थी। ये CPI से थोड़ा अलग है। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक ऐसा आर्थिक सूचकांक है जो आम उपभोक्ताओं द्वारा दैनिक जीवन में यानी कि डेली बेसिस पर जो चीजें उपयोग में आती हैं और सेवाओं की कीमतों में जो बदलाव होता है इसे मापता है। देखिए, जरूर याद रखें, जो CPI है इसे सांख्यिकी मंत्रालय तो जारी करता है। जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, खुदरा मूल्य सूचकांक,
इसे रिलीज करता है OEA यानी कि जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है इसके द्वारा जारी किया जाता है। सवाल नंबर 23 है, इसमें से कौन सा देश है जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो किर्गिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जून 2026 को हुआ जो चुनाव था इसमें किर्गिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य देश चुना गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इसे सदस्यता मिली है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। किर्गिस्तान का जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा और वह एशिया पैसिफिक ग्रुप से चुना गया है। बात की जाए यदि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के 6 भाग हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, अभी जस्ट हमने देखा ना, जनरल असेंबली का 81वां सत्र शुरू होगा जिसकी अध्यक्षता बांग्लादेश के खलील रहमान करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है कि इसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 में से 10 अस्थायी हैं, 2-2 साल में रोटेशन होता है, मतलब 2 साल के लिए इसकी सदस्यता मिलती है, जबकि 5 सदस्य ना इसमें परमानेंट है, जिसमें कि चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएसए है। भारत का प्रयास है कि इसे परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन भारत को अभी इसकी स्थायी सदस्यता तो नहीं मिल पाई है ना। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1945 फॉर्मेशन ईयर है। आप ये समझिए कि यूनाइटेड नेशंस के जो 6 अंग हैं, 6 में से 5 का हेडक्वार्टर कॉमन जगह है, जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल का, सचिवालय का, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय आप पढ़ते हैं हेग, नीदरलैंड में। अगले सवाल की तरफ चलें। अच्छा, किर्गिस्तान के बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है, सेंट्रल एशिया में है। राजधानी बिश्केक, करेंसी सो, राष्ट्रपति सदर जापारो है। पड़ोसी देशों में आप देख पा रहे हैं कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और चाइना है। कंजर अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने देखा था, भारत और किर्गिस्तान के बीच है और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इस साल होस्ट करेगा किर्गिस्तान। 12 अप्रैल 2026 को, यानी कि ये 3 महीने पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में कुल 17 मेडल के साथ भारत ने यहां अपना कुश्ती चैंपियनशिप अभियान संपन्न किया था। 24वां सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, इसका मेजबान देश कौन रहा है? तो अजरबैजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जिसकी मेजबानी अजरबैजान ने करी 5 जून को मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, यानी कि इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। आप ये भी याद रखिए, डेज एंड थीम वाला टॉपिक मैं आपको अलग से कवर कराऊंगी, है ना। तो यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा मेंशन है। नेक्स्ट है, मावेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में संपन्न कर दिया है, समाप्त कर दिया है? तो ये मंगल ग्रह से रिलेटेड है। मावेन मंगल यानी मार्स से संबंधित है, जिसे नासा ने 6 महीने तक अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद समाप्ति की घोषणा करी है। यहाँ पर मावेन की फुल फॉर्म है, या मेवेन भी कह सकते हैं, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य जो है, मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल और वहां से गैसों के अंतरिक्ष में गायब होने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। डिस्कस करें यदि हम नासा के बारे में, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी 1958 फॉर्मेशन ईयर है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। जेरेड इसाकमैन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, 15वें नंबर के। आर्टेमिस 2 ये नासा के द्वारा 50 साल बाद भेजा गया इसका मून मिशन है। अंतरिक्ष में क्लाउडी 9 नाम का जो भूतिया आकाश गंगा है, इसकी खोज नासा ने करी थी। क्लाउडिया 9 भूतिया नामक आकाश गंगा। और नासा की जो अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच, ये मून्स ऑर्बिट में जाने वाली पहली महिला बनी है। आईबीएम के साथ मिलकर के इसने सूर्या नामक एआई मॉडल लॉन्च किया जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए इसने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया था। पंच मिशन जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया जाना है, ये सूर्य के बाहरी कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए है। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर टेल ब्रेजर सैटेलाइट लॉन्च किया। नासा ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों की जांच के लिए रोमन टेलीस्कोप को डेवलप किया। प्रेफायर मिशन ये नासा का है जो कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अध्ययन के लिए। इसरो के साथ इसका संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार।
निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार। और लास्ट ईयर इसने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की जिसका नाम है S2025U1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऐतिहासिक तथ्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है? जो विजया लक्ष्मी पंडित थी, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष रही 1953 में। हुमायूं रशीद चौधरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 41 सत्र की अध्यक्षता किए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 21 ये यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करती है। तीनों पॉइंट सही हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कि एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के वर्तमान महासचिव हैं, तो ऐसा नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महासचिव हैं, जबकि जनरल असेंबली की प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष 80 सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं जर्मनी की एनालेना ब्यारबाक। अगला क्वेश्चन रुद्रम 2 मिसाइल से रिलेटेड है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित जो रुद्रम 2 मिसाइल है, इसके संदर्भ में जो पॉइंट लिखे गए हैं इस पर विचार करना है। ये एक स्वदेशी एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे मुख्य रूप से सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशनों के लिए बनाया गया है। ये टर्मिनल चरण 2 में मैक 5.5 तक की हाइपरसोनिक सुपरसोनिक गति प्राप्त कर सकती है। इसमें दुश्मन द्वारा राडार बंद किए जाने की स्थिति से निपटने के लिए पैसिव राडार होमिंग के साथ इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर के इसके तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण रिसेंटली डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। डीआरडीओ के बारे में हम देख चुके हैं कि फॉर्मेशन ईयर 1958 दिल्ली में हेडक्वार्टर नए अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह हैं। आपको एक आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, पूरे भारत में डीआरडीओ की कितनी लैब्स हैं? 50, 51, 52, 53? चलिए, या इसके अलावा भी कुछ है तो जरूर बताएं। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन है जो कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है? आंसर इसका वेंकिता सुब्रमणी मोहना हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि इनसे पहले वर्ष 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ये बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। अब ये बार दूसरा चीज आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल अलग होता है जिसमें प्रैक्टिशनर्स वकील शामिल होते हैं। अब पहली महिला के करंट अफेयर की बात की जाए तो 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला लाकपा शेरपा है। पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी है। लीसा गिल जो है ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह है। अश्विनी भिड़े जो है बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सभा शॉल है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा है। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट जो शामिल हुई आस्था पुनिया है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी है और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा बन गई हैं। सवाल 29 है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये स्पेन का बहुत ही प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। इसे खेल जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। सवाल 30वां है, किस राज्य में स्थित जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है जिसे सुरहाताल भी कहा जाता है, इसे भारत का 100 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित ये जो सुरहाताल है देश का 100 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया। ये जो झील है ये प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। तो अभी यदि आप रिलेट करें तो अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित जो सेखा झील है ये भी देश की रामसर साइट बनी थी 99 नंबर की। तो ये भारत की 12वें नंबर की रामसर साइट थी। लेकिन अब यदि हम देखें सुरहाताल
ये भारत की तो 100 है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट है। मैंने शायद गलती से आगे पीछे बोल दिया, करेक्ट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट सुरहाताल है और भारत का 100 नंबर का है। लेकिन ये जो मैं सेखा झील पढ़ा रही हूँ, उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99 नंबर का रामसर साइट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए कन्वेंशन हुआ था, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इस बार की थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 में। भारत के 2 पहले रामसर स्थल चिल्का झील है ओडिशा का, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, जबकि सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का रेणुका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है? तो आंसर इसका मीरा इंड्रिवा है। अभी जब मैं आपको जुलाई 2026 का करंट अफेयर पढ़ाऊंगी, तब उसमें हम विंबलडन ओपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए फ्रेंच ओपन के बारे में यदि हम देखें, तो फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में रशिया टेनिस खिलाड़ी जो है मीरा इंड्रिवा, इन्होंने फाइनल में माजा च्वालिंस्का को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और ऐतिहासिक उपलब्धि इनके लिए इसलिए भी है क्योंकि इनका पहला मेजर ग्रैंड स्लैम खिताब रहा है। वे 1992 में मोनिका सेलेस के बाद ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। मात्र 19 साल इनकी उम्र है। वहीं यदि हम मेन सिंगल की बात करें, पुरुष एकल की, तो ये खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने, जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से। इन्होंने फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराया है। और इसी के साथ ही ज़ेवरेव दशकों में ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति बने हैं। फाइनल जो है ये पेरिस के प्रतिष्ठित रोलैंड गैरोस टेनिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। देखिए, फ्रेंच ओपन साल भर में होने वाले ग्रैंड स्लैम में ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरे नंबर पर फ्रेंच, और अभी जुलाई में तीसरा संपन्न हुआ है विंबलडन ओपन। सबसे लास्ट में यूएस ओपन होगा। याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर, जबकि विंबलडन ओपन जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ये ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो युवा ग्रैंड मास्टर जो आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है फाइनल राउंड में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हरा करके। अगला सवाल है, अच्छा कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं, कोलकाता के, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देश के 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर का नाम मेंशन है, जो कि है आरान योग घोष। लेकिन आज जब मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ, 13 जुलाई तक देश के 98 ग्रैंड मास्टर तक घोषित हो चुके हैं। आपको बताना है 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है। फिडे का फॉर्मेशन ईयर 1924, लॉजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच इसके हेड है। अच्छा, एक और चीज याद रखें, आर वैशाली जो है ना, इन्होंने साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब भी जीता था। वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरलम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसे केरल वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे मुख्य रूप से वन्य जीव अपराधों, शिकारियों और अवैध वन्य जीव व्यापार पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया। 35 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए प्रमाणित किया गया भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वट वृक्ष, जिसकी उम्र 700 प्लस ईयर है, किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जो कि बिहार में है, यहाँ पर स्थित है। इसे भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वृक्ष माना गया है। बिहार राज्य वन विभाग ने इसे हेरिटेज ट्री का दर्जा देने की प्रक्रिया है जो कि शुरू कर दी है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तब अभिलाषा बाराक राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला भी टॉपिक जो मैं आपको अवार्ड वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसमें क्वेश्चन कवर कर दूंगी अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले में। तो ये अवार्ड जो है एंटोनियो गुटेरेस ने उन्हें शांति स्थापना यानी कि पीस कीपिंग में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, इसलिए दिया गया है। सुमन गवानी और राधिका सेन के बाद, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करें,
सुमन गवानी और राधिका सेन के बाद ये अवार्ड पाने वाली तीसरी भारतीय महिला अधिकारी ये बनी है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियंस 2026 कहां आयोजित की गई, जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया था अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, जिसमें कि भारत ने कुल 114 मेडल जीते। 102 इसमें गोल्ड था, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसमें सहयोगी संस्था थी, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1927 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर, उड़न परी कही जाने वाली जो पीटी उषा है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, कुल मिलाकर के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर पश्चिम बंगाल बना है। आयुष्मान भारत योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को और इसका प्रबंधन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में भारत की सबसे कम प्रजनन दर ये किसने दर्ज करी है? अंडमान निकोबार में। जो लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है ये अंडमान निकोबार की बताई गई है, कितनी है? तो 0.9 है, मतलब कि ये होना चाहिए 2.1 जो भारत का राष्ट्रीय स्तर पर ये डिसाइड है। भारत का वैसे 1.9 है, होना चाहिए 2.1, लेकिन इससे भी कम दर्ज किया गया है अंडमान निकोबार में। टोटल फर्टिलिटी रेट इसका तात्पर्य उन बच्चों की औसत संख्या से है जो एक महिला अपने जीवन काल में पैदा करती है, मतलब जब तक महिला बच्चे पैदा करने में सक्षम है 15 से 49 15 to 49 की एज तक। सिप्री ने एनुअल रिपोर्ट रिलीज की 2026 की, इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होने का अनुमान है? तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की संख्या रशिया के पास है 5420। इसके बाद यदि आप देखें तो यूएस है दूसरे स्थान पर 5042 हथियारों के साथ। इसके बाद चाइना 620 के साथ इसमें तीसरे स्थान पर है। फ्रांस है 370 के साथ चौथे स्थान पर। यूके है 225 के साथ पांचवें स्थान पर। भारत इसमें छठवें स्थान पर है 190 के साथ, और भारत के बाद फिर पाकिस्तान है 170। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय स्वीडन स्टॉकहोम में है, इसी की ये एनुअल रिपोर्ट है। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत जो है सैन्य व्यय यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में किस स्थान पर है? दुनिया में सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाले देशों में जो अपने सैनिकों पर पैसा खर्च करती है उस मामले में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। इसमें टॉप पर अमेरिका है, फिर चाइना है, रशिया है, जर्मनी है। 92.1 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ भारत इसमें 5वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने रिलीज करी है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें कि दुनिया का सबसे शांत देश ये फिर से बताया गया है आइसलैंड को। आइसलैंड लगातार 19वें साल दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है। इसमें आइसलैंड के बाद न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्लोवेनिया है और आयरलैंड है। टॉप 5 में भी आप देख पाए ना तो 4 कंट्री तो आपकी यूरोप की ही है, और वहीं रशिया इस लिस्ट में पहली बार नीचे पहुंचा है। उसने सूडान, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, यूक्रेन और इजराइल ये सबसे कम शांतिपूर्ण देश में शामिल है, मतलब कि रशिया के बाद यदि हम देखें। भारत का स्थान इसमें 127 रहा है इस बार। जून 2026 में टाइम मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट्स की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की। इसमें पहली बार किसी भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया। इनका नाम स्मृति मंधाना है। हालांकि अन्य इसमें स्पोर्ट्स पर्सन शामिल है, जैसे कि लियोनेल मेसी का भी नाम शामिल है, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पहली भारतीय महिला क्रिकेटर पूछा जा रहा है, तो आंसर यहां से स्मृति मंधाना याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नियो नाम की दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका चाइना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चाइना दुनिया का ये जो पहला कमर्शियल इनवेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई सिस्टम नियो को मंजूरी दे चुका है। न्यूराकल मेडिकल टेक्नोलॉजी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर इसे बनाया है। ये डिवाइस जो है ये लकवाग्रस्त लोगों को अपने विचारों से रोबोटिक ग्लव्स जैसे असिस्टिव डिवाइस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं उनके ब्रेन में ये चिप डाली जाएगी, मात्र इनके सोचने मात्र से बाहर की चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
अच्छा, चाइना के करंट अफेयर पर नजर डालें तो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है 2026 की, इसके अनुसार सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश चाइना है। चाइना का जो लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर है दुनिया का नंबर 1 कंप्यूटर बना। 2030 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने का ये लक्ष्य बना चुका है। ईरान चाइना CM302 डील के बारे में बताया था मैंने, जो कि एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। जनवरी 2026 में जियांगसू प्रांत में चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने जांगिंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। चाइना ने नया स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जिसकी जो अनुमानित राशि है $137 बिलियन है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट ये लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम स्टार 1 है। और चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। क्वेश्चन 45 है, केन विलियमसन ये किस देश के महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, जिसके दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में गए हुए थे। तो इन्होंने 2019 में वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम का नेतृत्व किया और 2021 में न्यूजीलैंड को पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जिताई थी। भारत के अगले सेना प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो धीरज सेठ ये देश के अगले सेना प्रमुख बने हैं। इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। मैं आपको तीनों ही सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख का नाम बता देती हूँ। इंडियन नेवी के प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन है, उप प्रमुख अजय गुर्जर है। इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहले थे, माफ कीजिएगा। उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर अब धीरज सेठ आ गए हैं और उप प्रमुख संजय जैन बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख अमरप्रीत सिंह है और आशुतोष दीक्षित उप प्रमुख हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इंडियन आर्मी 15 जनवरी को, जबकि इंडियन नेवी ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये मैं करेक्ट करके दे दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जल संधि में अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है? तो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं हॉर्मुज जल संधि के बारे में, जो कि जून के महीने में चर्चे में थी। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। ये जो घटना है जून 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भारी तनाव और नाकाबंदी के दौरान हुई। इसमें मारे गए 3 जवान ये पटनाला सुरेश है, आदित्य शर्मा है और शिवानंद चौरसिया है। ये न्यूज बस बन के रह गई। भारत ने इसका विरोध बिल्कुल नहीं किया, ना ही देश के जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति के द्वारा इस पर कोई ट्वीट किया गया, ना ही कोई टिप्पणी की गई है। सोशल मीडिया के थ्रू ये जानकारी मिली। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है एशिया यूरोप को सेपरेट करती है। पाक स्ट्रेट जो है ये भारत श्रीलंका को सेपरेट करती है। पनामा स्ट्रेट जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, रशिया में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सम्मान पाने वाले पहले भारतीय जो कि बन गए सुदर्शन पटनायक, प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है, ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। तो ये सम्मान उन्हें सैंड आर्ट यानी कि रेत कला के क्षेत्र में इनके कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग थीम पर बनाई गई प्रभावशाली रेत की मूर्ति के लिए प्रदान किया गया। यही सुदर्शन पटनायक है जो कि 2026 में पहली डिजिटल जनगणना चल रही है, इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एंकर नाम का मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो आंसर इसका आईआईटी मद्रास हो जाएगा। देखिए, जून के महीने में करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था ब्रेन इसके पार्ट जो होते हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं, जिसमें कि एंकर नाम का मानव ब्रेन स्टेम इसका दुनिया का सबसे 3D एटलस, सबसे विस्तृत 3D एटलस आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। ये क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में मैंने पढ़ाया था। यदि आप रेगुलर करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। अभी जो एंकर है इसका फुल फॉर्म है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। इसे बनाया गया है आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा। इसकी खासियत क्या है? तो ये जो एटलस है ये मस्तिष्क की 200 से अधिक संरचनाओं और कोशिकाओं का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करता है और ये जन्म से पहले के भ्रूण से लेकर के वयस्क तक के दिमाग को मैप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने SolarOne नामक अपना पहला फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह एक्टिव कर दिया है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसे नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA द्वारा संचालित किया जाता है। इसका पर्पस है, ये जो उपग्रह है ये खतरनाक सौर तूफानों और सोलर विंड की लगातार निगरानी करता है। ये खतरनाक
तूफानों की चेतावनी 30 मिनट पहले ही दे देता है। इससे पृथ्वी के जीपीएस, संचार नेटवर्क, उपग्रह और बिजली ग्रिड को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 लैंग्वेज बिंदु 1 पर तैनात किया गया है। ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। भारत का पहला स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल कौन बना है? तो वर्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे इंडिया एआई मिशन के तहत डेवलप किया गया है। ये जो मॉडल है, ये भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार वीडियो और विजुअल कंटेंट तैयार करने में हेल्प करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट जो कि बनी है गीतिका तालुकदार। फीफा 2026 जो पुरुषों का है, 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रही हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, जिससे पुर्तगाल और ब्राजील तो बाहर हो ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने वाली जो पहली एयरलाइन बनी है, ये इंडिगो एयरलाइन बन गई है। इसी के साथ इंडिगो इस हवाई अड्डे से परिचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनी। 28 मार्च को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी फिलहाल इसके पहले फेज का काम पूरा हुआ है। प्रोजेक्ट लागत 11,000 करोड़ रुपए है। नोएडा एयरपोर्ट को वैसे 4 फेज में बनाया जाएगा। जब बन जाएगा ना, तब ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना? तो ये बना है जगन्नाथ मंदिर। है कहां पर? तो ये पुरी के मतलब ओडिशा के पुरी में स्थित है। सुरक्षित किए गए प्रतीक और शब्द लोगो, मतलब कि मंदिर के शिखर पर लगा जो पवित्र नील चक्र है। इसके अलावा शब्द, जो 2 प्रमुख शब्द है, पतित पावन और आनंद बाजार, जहां पर प्रसाद वितरित किया जाता है। इसे ट्रेडमार्क सुरक्षा दी गई है। कहने का मतलब है कि इस ट्रेडमार्क का पर्पस है मंदिर से जुड़े पवित्र नाम और प्रतीकों का अनऑथराइज यानी कि अनाधिकृत व्यवसायिक उपयोग और धोखाधड़ी इससे रोका जा सके। मतलब इसका उपयोग अन्य चीजों में ना किया जाए। एक तरह का पेटेंट कराना जिसे हम कह सकते हैं। मिस्टर बीस्ट किस कंट्री से संबंधित है? जो 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बने हैं, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। यूट्यूब पर रिसेंटली इनके 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। यूट्यूब के जो सीईओ है ना, याद रखिए ये भारतीय मूल के हैं। रिसेंटली एग्जाम में नाम पूछा गया था, तो ये हो जाएंगे नील मोहन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया 2015 में। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी हैं, सीईओ निधि छिब्बर हैं। और इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की औषधि नियम 1945 के मतलब इसमें जो संशोधन किया गया, इसके तहत कफ सिरप सहित सभी सिरप की ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगाने के लिए इन्हें किस शेड्यूल से बाहर किया गया है? याद रखिए ये है शेड्यूल के। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मतलब कि यदि आपको कोई भी सिरप चाहिए, चाहे वह कफ सिरप हो या कोई भी सिरप हो, तो इसके लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आप डायरेक्ट नहीं ले सकते मेडिकल में। इसके लिए संशोधन रिसेंटली किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हरा करके सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? तो ये बांग्लादेश को हरा करके रिसेंटली भारत ने जीत लिया है। और इसी के साथ भारत ने 2019 के बाद पहली बार सैफ महिला चैंपियनशिप अपने नाम करी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बना? तो उज्बेकिस्तान जो है एनडीबी का 10वां सदस्य देश बन गया है। एनडीबी का फॉर्मेशन ईयर 2015 है। चाइना के संघाई में हेडक्वार्टर है। डिल्मा वार्नर रूसोफ इसके अध्यक्ष हैं। इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का 10वां मेंबर कंट्री है। ईस्ट तिमोर जो है आसियान का 11वां मेंबर कंट्री है। स्वीडन जो है ये नाटो का 32वां मेंबर कंट्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मा बैराज जो खबरों में था, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच साझा होने वाली एक सीमा पार नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए ये जो फरक्का बैराज है ना, ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है। यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहते हैं। तो बांग्लादेश की बॉर्डर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है।
है ना। तो बांग्लादेश का हमेशा से ही आरोप रहा है कि भारत में स्थित ये जो फरक्का बैराज है, ये मतलब इसी के कारण गर्मी और सूखे के मौसम में उनके हिस्से में पानी कम हो जाता है, क्योंकि ये जो नदी है बह करके तो पश्चिम बंगाल में ही जाती है। तो गंगा जल संधि की समाप्ति होने जा रही है, मतलब कि अभी हुई नहीं है, 6 महीने बाद, लगभग 5 महीने बाद ही समाप्त हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा नदी जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और जो दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। और ऐसे में इस नए बैराज का ऐलान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा रिवॉर्ड कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। रिवॉर्ड यानी कि रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो रिवॉर्ड कार्यक्रम है, ये भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक कार्यान्वित जलागम यानी कि वाटरशेड विकास कार्यक्रम है। तो ये पॉइंट तो सही है, और इसका निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कर्नाटक, ओडिशा जैसे सहभागी राज्यों में जलागम प्रबंधन को सुदृढ़ करना और किसानों की जलवायु संबंधित चुनौतियों के प्रति सहनशीलता बढ़ाना है। कुल मिलाकर के इसके तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित 11वें नंबर का आर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने मुंबासा घोषणा को एक्सेप्ट किया है? तो आंसर इसका केन्या हो जाएगा। रिसेंटली अफ्रीकी कंट्री केन्या में आयोजन किया गया था, केन्या के मुंबासा शहर में 11 नंबर का आवर ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारी विरासत, हमारा भविष्य, यानी कि आर ओशन, आर हेरिटेज, आर फ्यूचर। ये जो ऐतिहासिक सम्मेलन है, इसमें अवैध यानी कि इलीगल तरीके से और बिना सूचना के अनियमित मछली पकड़ने को रोकने, साथ ही मत्स्य क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 15 देशों ने मुंबासा घोषणा को एक्सेप्ट किया है। पहली बार ऐसा था जब प्रमुख महासागरीय सम्मेलन अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया गया। यदि हम देखें मैप के थ्रू, केन्या की कैपिटल हो जाएगी नैरोबी, जहां पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। करेंसी कीनियाई शीलिंग है, राष्ट्रपति यहाँ के विलियम रेटो है, और ये इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। भारत ने किस देश को हरा करके FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025-26 अपने नाम किया है? तो रिसेंटली भारत ने हराया है न्यूजीलैंड को, और ये खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में जो लाल रेमसियामी है, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जबकि यहाँ पर दीपिका ने 6 गोल किए हैं और टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रही हैं। डिस्कशन किया जाए यदि FIH के बारे में, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी, 1924 फॉर्मेशन ईयर, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और इसी के द्वारा ये टूर्नामेंट कराया गया। हालांकि भारत में है हॉकी इंडिया, जिसका फॉर्मेशन ईयर 2009, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यहां से रिलेट करेंगे आप आर्टिकल नंबर 19(1)(d) और आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने मनियार इलियास बनाम पी अयप्पन मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और पैदल चलने को आर्टिकल नंबर 19(1)(d) और आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का अधिकार मोटर वाहनों से पहले है, और ये जो फैसला है एक 5 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद किया गया है। अभी हमने देखा था कि भूलने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, इसे निजता के अधिकार के तहत आर्टिकल 21 में रखा गया, तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल। यहां से बच रहा है आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17, जिसमें कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, जिसे आप छुआछूत भी कहते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, 2026 में किस देश में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? एक पॉइंट मैंने बताया था कि जब लियोनेल मेसी भारत आए हुए थे, तब पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में इनकी दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू बनी थी, लेकिन इसे भी अब बीट करते हुए अर्जेंटीना में बनाई गई है इनकी दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू, जो कि 85 फीट या 26 मीटर ऊंची है, वजन लगभग 70 टन है। इस स्मारक को अर्जेंटीना के जो मूर्तिकार हैं एल्डो बेरोइसा ने बनाया है, इन्होंने डिजाइन किया है, और ये अर्जेंटीना के न्यू क्वेन प्रांत में स्थापित की गई है। और इस मूर्ति में लियोनेल मेसी को 2022 की फीफा मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस साल की जो फीफा
टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें अर्जेंटीना की टीम रेस में बरकरार है। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, किस टीम से संबंधित है? तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर भी ये बने थे। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए उल्लास में मतलब कि उत्तराखंड ने ना 98% से अधिक की लिटरेसी हासिल करी है। इसके लिए क्या पैरामीटर है? तो किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर तब घोषित किया जाता है जब इस राज्य का 15 साल या उससे अधिक आयु का जो बच्चा है, कम से कम 95% यहाँ की आबादी है साक्षर हो। आप ये जरूर याद रखें, ये इस कैटेगरी में या आप कह सकते हो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम था, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल, पांचवा सिक्किम और अब छठवां उत्तराखंड बना है। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान जिसने 2026 जून में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया, कहां पर स्थित है? तो ये जोनागिरी, जिसे आप स्वर्णगिरी कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगी। यहाँ पर अभी हाल ही में कमर्शियल कामकाज शुरू हो चुका है, जिसके कारण चर्चे में रहा। इस प्रोजेक्ट को जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चलाती है और इसे डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड और त्रिवेणी अर्थ मूवर्स का भी समर्थन प्राप्त है। इस खदान से हर साल लगभग 900 किलोग्राम सोना मिलने की उम्मीद है और पूरी क्षमता पर ये जब पहुंच जाएगा तब ये 1000 किलोग्राम प्रति वर्ष तक भी पहुंच सकता है। इस खदान को आजादी के बाद भारत का पहला बड़े पैमाने का प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। इस क्वेश्चन से 2 फैक्ट याद रखिए। पहला तो भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान जहां पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया, ये है कहां पर? तो ये आंध्र प्रदेश में, या तो फिर डायरेक्ट माइन का नाम पूछा जाए तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा कि इसे चला कौन रही है, तो ये प्रोजेक्ट जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रहा दक्षिण अमेरिका का वह देश जहां पर लगभग 7.2 से 7.5 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जो कि लगभग 125 साल के इतिहास की सबसे तीव्र घटनाओं में गिना गया। तो ये हम रिलेट करेंगे वेनेजुएला से। साउथ अमेरिकी कंट्री है जहां पर हजारों लोगों की मौत के आंकड़े ये पार कर गया, साथ में इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसका जो केंद्र रहा है, इस भूकंप केंद्र का जो दोनों भूकंप रहे, मोरान शहर के पास कैरिबियन तट के पास था। अगला क्वेश्चन है बदले हुए FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रूल्स 2010 के तहत जो एनजीओज हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें विदेशी फंड तभी मिल सकता है जब उनकी एक्टिविटीज कितने परमिटेड कैटेगरी में आती है। तो देखिए भारत में अब एनजीओ चलाने के लिए इसे कम से कम 5 में से 1 कैटेगरी में रजिस्टर करना ही होगा। अब ये 5 कैटेगरी में एजुकेशनल हो सकता है, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल या कल्चरल, ये 5 में से 1 में आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने रजिस्टर्ड कैटेगरी और जियोग्राफिकल दायरे के तहत ही बनाई गई एक्टिविटीज के लिए विदेशी फंड ले सकते हैं और बदले गए नियमों में सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट, पब्लिकेशन की जानकारी देना भी कंपलसरी किया गया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला कौन से नंबर का मेंबर कंट्री बना? तो ये 27 नंबर का मेंबर कंट्री बन गया है। अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? कुल जो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, जिसमें जैगुआर है, प्यूमा है, लियोपर्ड है, लायन है, टाइगर है, चीता है और स्नो लेपर्ड है, इन सभी के संरक्षण को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि जैगुआर की आबादी प्यूमा की भारत में नहीं देखने को मिलती है, तो इस संगठन में शामिल हुआ है कौन? बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के बीच सुंदरबन के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये बंगाल टाइगर का घर है, आप सभी को मालूम है, तो इसे भी संरक्षण मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गूगल के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, गूगल के CEO जो हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई, इनके भाषण के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण चर्चे में रहा प्रोजेक्ट निम्बस, ये किससे रिलेटेड है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इजरायली सरकार, गूगल और अमेज़न के बीच संयुक्त क्लाउड कंप्यूटिंग की परियोजना है। अब ये प्रोजेक्ट निम्बस है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ। गूगल और अमेज़न के बीच इजराइल सरकार के साथ हुआ 1.2 अरब डॉलर का ये एक बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग और AI यानी कि आर्टिफिशियल अनुबंध है, समझौता है। अभी इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आलोचक हैं और जो टेक कर्मचारी है, इन्हें ये डर है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य निगरानी, हिंसा और मानवाधिकार के हनन के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की 67 नंबर की जो लिस्ट जारी की गई टॉप 500 की, तो इस टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में किस देश की लाइन शाइन कंप्यूटर है जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बताया गया? तो हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, ये चाइना का सुपर कंप्यूटर है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी बीच में हम देख भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में राहत कार्यों के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत करी है? तो जैसा भी हमने जस्ट देखा है कि वेनेजुएला में जो भूकंप आया था, तो इसमें मानवीय सहायता के रूप में भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है और भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए यहाँ 30 टन से अधिक राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाएं और पोर्टेबल हॉस्पिटल 20 क्यूब्स है जो कि सप्लाई किए गए हैं। बेन स्टोक्स जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, पूछा जा रहा है किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके पहले हमने केन विलियमसन के बारे में देखा था जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गए हुए थे अफ्रीकी कंट्री सेशल्स के दौरे पर। यहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और यहाँ पर सेशल्स ने इन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया, जो कि विवादों में भी था क्योंकि इनके सेशल्स पहुंचने के 2 दिन पहले ही इस सम्मान की स्थापना की गई थी, इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। तो भारत ने सेशल्स को एक अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 यूटिलिटी व्हीकल और 5 सामरिक नौकाएं भेंट की हैं। दोनों देशों के बीच यूपीआई नेटवर्क लागू करने पर भी सहमति बनी है। सेशल्स की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ये अफ्रीका का ना सबसे छोटा देश है। कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी सेशल्स रुपए है और इसने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पूछा जा रहा है कि भारत की 130वें नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है सर्वम एआई। अब देखिए यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है? ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन पार कर जाती है। तो सर्वम एआई जो कि बैंगलोर स्थित एआई स्टार्टअप है जिसका फॉर्मेशन ईयर 2023 में हुआ, इसके संस्थापक प्रत्यूष कुमार विवेक राघवन है। ये बनी है देश की 130वें नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को पहली बार एफएटीएफ का उपाध्यक्ष चुना गया? एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष जो कि रिसेंटली बन गए हैं विवेक अग्रवाल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो विवेक अग्रवाल को 2026-27 के सेशन के लिए एफएटीएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है और ये ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन को रिप्लेस करेंगे और ऐसा पहली बार है जब भारत एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। और ये जो विवेक अग्रवाल है ये वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अब अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। अभी तक अध्यक्ष थी मैक्सिको की एलिसा दे मांद्रोजो, अब गाइल्स थॉमसन जो है ये एफएटीएफ के अगले अध्यक्ष होंगे। एफएटीएफ ना ये G7 कंट्रीज के द्वारा स्थापित किया गया था 1989 में पेरिस में। ऐसी कंट्री जो कि टेरर फंडिंग में एक्टिव रहती है उन पर निगरानी रखने वाली ये संस्था है। भारत 2006 में एफएटीएफ का ऑब्जर्वर कंट्री बना, बाद में जून 2010 में इसके 34वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में शामिल किया गया? तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। जयपुर को दुनिया की 20 सर्वश्रेष्ठ कला सांस्कृतिक शहरों में 18वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में ओवरऑल लंदन पहले स्थान पर है। ये रैंकिंग लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट ने जारी करी है। अब लखनऊ जो है ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। बैंगलोर ये भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। भारत की पहली हाइड्रोजन टैक्सी वाराणसी में चलाई गई। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी करी है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट, जिसमें भारत को रखा गया है 70वें स्थान पर, 70 प्लेस पर रहा है भारत। पिछले वर्ष की तुलना में भारत ने 2 स्थान सुधार किया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर आ जाता है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर माफ कीजिएगा पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क आता है। अब अंतिम स्थान इसमें जो रहा है 120वां स्थान, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का रहा है। एक्सचेंजर के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 16 वर्षों से रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, जो कि 120 देशों को रैंकिंग देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉर्मेशन ईयर 1971 है।
कोलोन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं इस सीरीज में, लेकिन जून मंथ में सिर्फ 80 क्वेश्चन नहीं रहे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज भी कवर करा रही हूँ, जिसकी क्लास शाम में 7 बजे होती है, जिसमें कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रैंकिंग इंडेक्स, ये सब कुछ उसमें कवर कर लेंगे। तो शाम 7 बजे इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।